Good morning, everyone. My name is Tulika Sharma, and I'm working as Senior Nursing Officer in Department of Neonatology, SGPGI. So today I'll be talking to you about routine disinfection practices in NICU. वैसे तो जो मेरा टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, जो भी मैं बताऊंगी वो पहले ही आपने बहुत सारे प्रेजेंटेशन में पढ़ लिया है। मैं जो नहीं पढ़ा है उन पर ज्यादा फोकस करूंगी, बाकी जल्दी जल्दी हम देखेंगे। So today we'll be talking about introduction, asepsis routines, disinfection routines, outbreak management, waste disposal, and educational training. Why asepsis and disinfection is important? हम सबको पता है कि हम NICU में काम करते हैं और हम सबको पता है कि न्यूबॉर्न्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से उनको बिना एसेप्सिस और डिसइंफेक्शन रूटीन अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो उनको सेप्सिस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए एसेप्सिस और डिसइंफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन NICU। हर हॉस्पिटल को अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट डिटेल पॉलिसीज बनानी चाहिए। आप सबके हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ डिटेल पॉलिसीज बनी हुई होंगी, कुछ रूटीन पॉलिसीज होंगी डिसइंफेक्शन और एसेप्सिस मेंटेन करने के लिए। अब जब हम NICU जाते हैं तो बहुत सारे इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स न्यूबॉर्न्स पर करे जाते हैं। इन्वेजिव लाइक लाइन इंसर्शन, सैम्पलिंग, इंटूबेशन, पिक लाइन, UVC, UAC, ये एंड मेनी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स लाइक BP मॉनिटरिंग, या सिंपल कोई बेडशीट, बच्चे का लिनन चेंज करना है, डायपर चेंज करना है। मतलब बहुत ज्यादा हैंडलिंग होती है बच्चे की, जिसकी वजह से इस सेप्सिस होने के चांसेस उनके लिए और बढ़ जाते हैं। और हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रीटमेंट। नियोनेट्स में डिसइंफेक्शन और एसेप्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर लो बर्थ वेट बेबीज, सम कुछ प्रीमेच्योर्स भी होते हैं, देयर इम्यूनिटी इज डिक्रीज्ड। बहुत टाइम तक कुछ बच्चे हॉस्पिटल में स्टे उनका बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है और बहुत इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स उन पर करे जाते हैं। अब जब भी हम NICU में एंटर करते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, सभी के NICU की कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होंगी NICU में एंटर करने से पहले। एंटर करने से पहले शूज और सॉक्स उतारने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ वूलन पहना हुआ है, जैकेट्स पहने हुए हैं, स्वेटर्स पहने हुए हैं, फुल स्लीव शर्ट्स पहनी हुई हैं, उनको रोल अप करना है। वॉच उतारनी है, बैंगल्स उतारनी है। बेसिकली हाथ में कोई भी एक्सेसरी नहीं होनी चाहिए। अगर हैंडबैग कैरी करा हुआ है तो हैंडबैग भी बाहर छोड़ना है। एंट्री करने से पहले जो NICU की डेजिग्नेटेड स्लीपर्स हैं, जो NICU के अंदर अवेलेबल हैं, वो स्लीपर्स पहनना है। अगर स्लीपर्स नहीं अवेलेबल हैं तो शू कवर पहनकर ही NICU के अंदर एंटर करना है। एंटर करने से पहले 1 मिनट तक हैंड वॉश करना है। और ये इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा है NICU के अंदर आने वाला जिसको एक्टिव इन्फेक्शन है, लाइक कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसकी एंट्री NICU में रेस्ट्रिक्ट करनी है। बट जो मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनके लिए एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है। वो मास्क पहनकर, गाउन पहनकर, प्रॉपर जो आपकी NICU गाइडलाइंस हैं वो फॉलो कर NICU के अंदर आकर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एसेप्सिस रूटीन जो है वो हैंड वॉशिंग है, हैंड हाइजीन है। ये बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन ये टॉपिक कभी पुराना नहीं होता है पढ़ने के लिए। अब डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है, जो हम आपको अपने हर वर्क स्टेशन में डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाएंगे। हैंड हाइजीन के लिए डेजिग्नेटेड हैंड वॉश एरिया होना चाहिए, जिसमें एल्बो ऑपरेटेड टैब्स होने चाहिए, जिसमें WHO गाइडलाइंस के कुछ पोस्टर्स लगे होने चाहिए, सो दैट द विजिटर्स हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वो उन पोस्टर्स को देख सकें और हैंड वॉश के स्टेप्स हो सकता है वो भूल जाए, उन पोस्टर्स को देखकर हैंड वॉशिंग के प्रॉपर स्टेप्स के साथ वो हैंड वॉश कर सकें। जो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स हैं वो हर बच्चे के बेड साइड पर अलग अलग हैंड रब होना चाहिए, हर बच्चे के लिए अलग अलग हैंड रब अवेलेबल होना चाहिए। दिस इज हाउ टू हैंड वॉश। सो जो टाइम है, जो प्रोसीजर का टाइम है, दैट इज ऑफ 40 to 60 सेकेंड्स। बाकी डेमोन्स्ट्रेशन हम अपने वर्क स्टेशन में आपको बताएंगे। हैंड रब का डेमोन्स्ट्रेशन भी वर्क स्टेशन में अब हम आपको बताएंगे, बट जो ड्यूरेशन है वो 20 to 30 सेकेंड्स होता है हैंड रब का, बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप जो हम हैंड वॉशिंग में फॉलो करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: रिंसिंग हैंड विद अल्कोहल इज नेवर अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रॉपर हैंड वॉशिंग। जिन 5 मोमेंट्स में हैंड वॉशिंग करनी है उनमें हैंड वॉशिंग ही करनी है। टू यूज अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर हैंड वॉशिंग, एंड डू नॉट टच एनीथिंग आफ्टर हैंड वॉशिंग, लाइक अंदर जाने के लिए डोर हैंडल्स टच करना, अपने मोबाइल फोन्स यूज करना। सो ये एक सैनिटाइजर होल्डर, ये बहुत ही बेसिक चीज है। जो सैनिटाइजर हम बेड साइड पर होता है उसके लिए एक स्टैंड होना चाहिए जो फुट ऑपरेटेड होना चाहिए।
अगर फुट ऑपरेटेड स्टैंड नहीं भी है तो भी जो सैनिटाइजर है वो हमें वार्मर में या फिर जो भी बच्चे का कॉट है उसमें हैंग कर कर रखना है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं इंटेंशनली नहीं कहूंगी कि कोई भी ऐसा करता होगा, लेकिन अनइंटेंशनली अगर वो लूज है, अगर वो किसी की बेड साइड पर रखा है तो एक बच्चे का सैनिटाइजर उठाकर कोई भी अनइंटेंशनली किसी और बच्चे के बेड साइड पर रख देगा, जिससे हम बार बार अपने हाथ से सैनिटाइजर यूज करते हैं। मैं जिस पेशेंट को देख रही हूँ उसका इन्फेक्शन दूसरे बच्चे को ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो हम रोज देखते हैं, अगर वो लूज रखा है किसी भी बेड साइड टेबल पे, तो जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमारे ट्रीटमेंट चार्ट्स हैं, जो हमारे वाइटल चार्ट्स हैं, उनके ऊपर स्पिल होने का चांसेस है। वो भी अनइंटेंशनली हम करेंगे, लेकिन हम जल्दी जल्दी में लेंगे सैनिटाइजर, वो डॉक्यूमेंटेशन पर स्पिल होगा और वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमारा खराब हो सकता है। इसलिए सैनिटाइजर होल्डर होना इंपॉर्टेंट है। These are 5 moments of hand washing: before patient contact, before any aseptic task, after body fluid exposure risk, after patient contact, and after contact with patient surroundings. हैंड ड्राइंग के लिए भी एक इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हम अपने वर्क स्टेशन में आपको बताएंगे। ये हमारे NICU का सेटअप है। एक ड्रम है जिसमें ड्राई टाल्स रखे हुए हैं, ड्राई पेपर टाल्स रखे हुए हैं, और ये जो ड्रम है ये फुट ऑपरेटेड है। इस ड्रम के नीचे डस्टबिन है। एक हाथ के लिए एक सिंगल वाइप यूज करना है, उसके बाद डिस्कार्ड करना है। दूसरे हाथ के लिए दूसरा वाइप यूज कर कर उसको डिस्कार्ड करना है। कैसे वाइप करना है दैट विल डेमोन्स्ट्रेट इन आवर वर्क स्टेशंस। जो भी हेल्थ केयर वर्कर NICU के अंदर काम करता है, आप सभी का एक यूनिफॉर्म होगा। उनको स्क्रब सूट्स पहनने हैं, वो स्क्रब सूट्स डेली चेंज करने हैं। अगर बीच में सॉइल हो गया है, उस पर कोई ब्लड स्टेन लग गया है, या फिर कोई कुछ CSF लग गया है, जो भी सैम्पलिंग यूरिन सैंपल है या डायपर चेंज करते टाइम स्टूल है, वो अगर यूनिफॉर्म पे लग गया है तो वो स्क्रब सूट चेंज होने चाहिए। ये इनको डेली लॉन्ड्रिंग के लिए भेजना है। आइडियली तो ये ऑटोक्लेव्ड भी होने चाहिए, पर ठीक है ऑटोक्लेव नहीं भी हो पा रहे तो भी इनको रोज लॉन्ड्रिंग के लिए भेजकर एटलीस्ट सन ड्राई तो करना ही है। फुटवेयर अवेलेबल होनी चाहिए हर NICU के अंदर, अगर नहीं अवेलेबल है तो शू कवर पहनना है। अगर कोई स्टेराइल प्रोसीजर करना है तो स्क्रब सूट्स के ऊपर स्टेराइल गाउन, फेस मास्क, हेड कैप्स, स्टेराइल ग्लव्स पहनकर ही कोई भी स्टेराइल प्रोसीजर करेंगे। विजिटर्स के लिए क्या पॉलिसीज हैं? जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, फादर्स हैं, वो 24 आवर्स NICU में अलाउड हो सकते हैं, आ सकते हैं। जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उनको 24 आवर्स अलाउ करना है, लेकिन अंदर आने से पहले उनको स्ट्रिक्टली हैंड वॉशिंग के लिए ट्रेन करना है। उनको हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग कैसे करनी है ये बताना है। अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, एक्सेप्ट मदर्स, उनको रेस्ट्रिक्ट करनी है उनके NICU एंट्री में। ज्वेलरी, नेल्स कट होने चाहिए, वो पहले भी प्रेजेंटेशन में बताया था क्यों। मोबाइल रिस्ट्रिक्शन करना है, नॉट ओनली बाय विजिटर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी, नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए भी मोबाइल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और गाउनिंग करनी है विजिटर्स के। शू पॉलिसी है, ये बाहर एक शू रैक होना चाहिए जिसमें शूज अपने उतारने हैं। अंदर NICU के स्लीपर्स पहनकर जाने हैं, अगर NICU के स्लीपर्स नहीं है तो शू कवर पहनकर जाना है। फ्लोर क्लीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है 3 बकेट मॉपिंग सिस्टम। 3 बकेट मॉपिंग सिस्टम क्या है? ट्रिपल बकेट मॉपिंग सिस्टम। इसमें 3 बकेट्स होती हैं। फर्स्ट बकेट में क्लीन डिसइंफेक्टेंट होगा, वो कुछ भी जो भी आपके NICU में आप यूज करते हो, लाइक क्लोरीन टैबलेट्स या फिनॉल, लाइजॉल, जो भी आप यूज करते हो। फर्स्ट बकेट में क्लीन डिसइंफेक्टेंट होगा, सेकंड बकेट में क्लीन वाटर होगा, एंड थर्ड एम्प्टी बकेट होगी। कैसे करना है? पहले एक मॉप लेकर उसको क्लीन डिसइंफेक्टेंट में डिप करेंगे, एक्स्ट्रा वाटर रिंस कर देंगे इन दैट सेम बकेट जिसमें क्लीन डिसइंफेक्टेंट है। फ्लोर को मॉप करेंगे। फ्लोर को मॉप करने के बाद जो थर्ड बकेट है, जो एम्प्टी बकेट है, जो वेस्ट बकेट है, उसमें रिंस करना है, उसमें रिंग करना है, उसमें निचोड़ना है पानी। उसके बाद उसको क्लीन वाटर में डिप करना है। तो जितनी भी बची हुई उसकी गंदगी होगी वो क्लीन वाटर में चली जाएगी। फिर रिंस करने के बाद सेकेंड स्टेप, अगेन क्लीन वाटर में डिप करने के बाद उसको दोबारा क्लीन डिसइंफेक्टेंट में डालेंगे, रिंग करेंगे, मॉप करेंगे, फिर से उसको एम्प्टी बकेट में खाली करेंगे। ये प्रोसीजर से ट्रिपल बकेट मॉपिंग सिस्टम। अगर नहीं है ट्रिपल बकेट मॉपिंग सिस्टम तो डबल बकेट मॉपिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं अगर आप ICU में अवेलेबल नहीं है तो, लेकिन सिंगल बकेट मॉपिंग सिस्टम बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ये क्लोरीन टैबलेट्स हैं। ये 10 लीटर
पानी में 3.5 टैबलेट डालकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिससे मॉपिंग की जाती है। इस एक टैबलेट में 50% ट्रोक्लेसिन सोडियम होता है। These are some commonly used disinfectants. First is ethyl alcohol और chlorhexidine, जिसमें 70% ethyl alcohol और 0.5% chlorhexidine है। 3M Avogard ब्रांड नेम से ये आता है। जो हैंड रब होता है वही है ये। ग्लूटारेल्डिहाइड एक 2% है, एक 2.45% है। जो 2% है वो रीटच ब्रांड नेम से है। 2.45% स्केप्टोडेक्स या साइडेक्स सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं वो है। क्लोरीन टैबलेट्स, these are 50% ट्रोक्लेसिन सोडियम टैबलेट्स, प्रीसेप्ट नाम से ब्रांड नेम से अवेलेबल हैं। बेसिलोसर 5 ग्राम ग्लूटारेल्डिहाइड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बेसिलोसर स्पेशल नाम ब्रांड नेम से है। पोविडीन आयोडीन, जिसे बिटाडीन भी बोलते हैं, 5% पोविडीन आयोडीन, दिस इज इसका ब्रांड नेम निसोडीन या पोविसाइडल सॉल्यूशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 7.5% एंड 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयरॉक्स एंड फ्लोरॉक्स ब्रांड नेम से अवेलेबल होता है। दी शुड बी सम डिसइंफेक्शन रूटीन्स, लाइक जो बेबी के लिनन्स हैं, ड्रॉ शीट्स हैं, बेड शीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, उनको हर यूज के बाद वॉश करवाना है और ऑटोक्लेव के लिए भेजना है। कॉटन पैड, गॉस पैड्स जब जरूरत है तब उनको ऑटोक्लेविंग के लिए भेजना है। जितने भी फीडिंग यूटेंसिल्स हैं उनको पहले सोप एंड वाटर से वॉश करवाना है, उसके बाद 10 मिनट के लिए बॉईल करना है बिफोर ईच यूज, हर यूज से पहले। इंजेक्शन और मेडिसिन ट्रे सोप एंड वाटर से क्लीन करके ऑटोक्लेविंग के लिए भेजनी है आफ्टर ईच यूज। जो भी प्रोसीजर सेट्स हैं लाइक यूवीसी, यूएसी ट्रेस, एलपी ट्रेस, पिक लाइन ट्रेस, आईवी लाइन ट्रेस, उनको हर यूज के बाद ऑटोक्लेविंग के लिए भेजना है। और अगर वो यूज में नहीं है तो भी उनको 7 डेज के बाद ऑटोक्लेविंग के लिए दोबारा, अगर ऑटोक्लेव्ड भी रखी हुई हैं ये ट्रेस, तो भी उनको 7 दिन के बाद दोबारा ऑटोक्लेविंग के लिए भेजना है। जो चीटल फोर्सेप्स हैं उनको डेली ऑटोक्लेव कर एक ऑलरेडी ऑटोक्लेव बॉटल में बस एक स्टेराइल कॉटन में डालकर रखना है। बहुत सारे लोग चीटल फोर्सेप की बॉटल में सैनिटाइजर या सैवलॉन सॉल्यूशन या स्पिरिट सॉल्यूशन कुछ भी डालकर उसमें चीटल फोर्सेप रखते हैं, वो नहीं करना है। उसके अंदर एक स्टेराइल कॉटन डालकर उसमें चीटल फोर्सेप रखनी है। स्टेथोस्कोप, मेजरिंग टेप्स, थर्मामीटर, बीपी कर्व्स, प्रोब्स ऑफ रेडियंट वार्मर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, इनको 70% अल्कोहल से क्लीन कर सकते हैं रोज एंड बिफोर ईच यूज। लेरेंजोस्कोप का जो हैंडल है, ये पहले भी बताया था, 70% अल्कोहल से क्लीन कर और ब्लेड को सोप एंड वाटर से वॉश कर 2% ग्लूटारेल्डिहाइड में 30 मिनट्स के लिए डिप कर रखना है। डिप करने के बाद उसको डिस्टिल वाटर से क्लीन करके अच्छे से ड्राई करके एक ऑटोक्लेव्ड ट्रे में बंद करके रखना है आफ्टर ईच यूज। सिरिंजेस, जो इन्फ्यूजन पंप्स है, उनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाइप से डेली मॉर्निंग शिफ्ट में और अगर पॉसिबल है तो हर शिफ्ट में क्लीन करना है। ऑक्सीजन नोड्स को वॉश एंड सोप एंड वाटर से वॉश करना है बिफोर ईच यूज एंड इफ पॉसिबल डेली इन मॉर्निंग शिफ्ट। Face mask, ventilator circuits, bonnets, nasal tubings, clean them with soap and water, immersing glutaraldehyde solution for 30 minutes. After 30 minutes, rinse them with distilled water or running water and send them for ETO after each use. Resuscitation bags and reservoirs should be cleaned with soap and water, should be immersed in glutaraldehyde for 30 minutes. Then again rinse them for distilled water and send them for ETO after each use. वेइंग मशीन को मॉइस्ट वाइप से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाइप से डेली मॉर्निंग शिफ्ट में या फिर जब भी जरूरत है उनको वाइप करना है। रेडियंट वार्मर्स और इंक्यूबेटर्स हैं उनको 2% बेसिलोसर सॉल्यूशन से रोज क्लीन करवाना है। जो सक्शन बॉटल्स और ऑक्सीजन बॉटल्स हैं उनको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से रिंस करके फिर क्लीन रनिंग वाटर में क्लीन कर ड्राई कर तब उनको लगाना है। दिस शुड बी डन इन ईच शिफ्ट। अगर ऑक्सीजन बॉटल यूज में नहीं है तो उसमें उसको खाली लगाकर रखना है, उसमें पानी भरकर रखना है, मतलब चैम्बर में पानी भरकर रखना नहीं है, उसको खाली बॉटल को लगाकर रखना है। और रोज मॉर्निंग में सुबह जो अगर ऑक्सीजन चैम्बर यूज में है तो रोज मॉर्निंग में जो उसका जो पानी है, जो डिस्टिल वाटर उसमें लगा हुआ है, वो रोज सुबह मॉर्निंग में चेंज करना है। स्केप्टोडेक्स, ये साइडेक्स सभी के NICU सेटअप में यूज होगा, ये ब्रांड नेम से आता है स्केप्टोडेक्स। हम सब यूज करते हैं, लेकिन कैसे इसको बनाना है,
ये 5 लीटर का एक कैन आता है, इसके साथ एक एक्टिवेटर भी आता है, साइड में एक्टिवेटर है। इसको प्रिपेयर करने के लिए 5 लीटर कैन में ये एक पूरा एक्टिवेटर डालेंगे। जब ये सॉल्यूशन एक्टिवेट हो जाता है तो ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ये अपना कलर चेंज कर ग्रीन कलर कर लेता है। उससे हमें पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन ठीक है और ये एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेशन के बाद जितने भी जो आर्टिकल्स हैं वो डिसमेंटल कर, जैसे अम्बू बैग है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अम्बू बैग है, अम्बू बैग का मास्क अलग कर रिजर्वॉयर अलग कर उसकी बॉडी अलग कर उनको सोप एंड वाटर से अच्छे से क्लीन कर उसके बाद उसको इस सॉल्यूशन में डिप करना है। और ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल्स हैं पूरी तरह सबमर्ज होने चाहिए इस सॉल्यूशन में। ऐसा नहीं है कि आधा ऊपर हवा में और आधा सॉल्यूशन के अंदर। ऐसी जितने भी बेबी के नेजल प्रॉन्ग्स हैं, जो हम ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स यूज करते हैं या ऑक्सीजन प्रॉन्ग्स यूज करते हैं, उनको भी पूरी तरह डिप कर इस सॉल्यूशन में डालकर रखना है। हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए टाइम होता है 20 मिनट्स एट 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आइडियली इसको 8 to 10 आवर्स के लिए सॉल्यूशन में डालकर छोड़ देना चाहिए फॉर दी स्पोरोसाइडल एक्टिविटी। मतलब अगर हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म हो जाए तो उसके लिए 8 to 10 आवर्स के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ये पूरा डालकर छोड़ देना चाहिए। पर अगर जल्दी है तो एटलीस्ट 20 मिनट्स तो इसको डिप कर रखना ही है यूज करने से पहले। फिर जो वेंटिलेटर की स्क्रीन्स हैं, मैक्सिमो मॉनिटर्स हैं, उनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाइप से डिसइंफेक्ट करना है डेली इन मॉर्निंग शिफ्ट। फ्लोर शुड बी क्लीन विद वेट मॉपिंग वंस इन ईच शिफ्ट, या जब भी रिक्वायर्ड है, जब भी हमें NICU गंदा लग रहा है हम क्लीन करवा सकते हैं फ्लोर्स। Wall should be cleaned with hydrogen peroxide wipes once in each shift. Fans and window ACs should be wiped with wet clothes once in a week. Refrigerators should be defrosted and cleaned with soap and water once in a week. Bucket should be cleaned with soap and water once daily. And जो sinks हैं, जो hand washing area में जो sinks लगे हुए हैं, उनको डिटर्जेंट और सोप से हर शिफ्ट में क्लीन करवाना है। सिस्टर इंचार्ज के लिए ये एक चेकलिस्ट है जो सिस्टर इंचार्ज को इंश्योर करना है क्या क्या सुबह फ्लोर मॉपिंग हुई है या नहीं, और हर शिफ्ट में फ्लोर मॉपिंग हो रही है या नहीं। इसके लिए स्वीपर्स को और वार्ड बॉयज को सुपरवाइज करना है। ड्रम्स रोज ऑटोक्लेव के लिए जा रहे हैं या नहीं, उनमें डेट और टाइम लिखा हुआ है या नहीं, ये एक चेकलिस्ट है। इमरजेंसी ड्रग ट्रे रोज चेक करवानी है सिस्टर इंचार्ज को। अम्बू बैग्स, लेरिंजोस्कोप्स, उनका डेट ऑफ डिसइंफेक्शन नंबर। हुड रोज क्लीन हो रहे हैं या नहीं। वेस्ट बकेट रोज वॉश हो रही हैं या नहीं। साइडेक्स बकेट, साइडेक्स कब चेंज, अच्छा ठीक है बाद में बताते हैं। साइडेक्स कब चेंज करना है, मतलब आप लोग साइडेक्स कब चेंज करते हैं? मतलब एक बार साइडेक्स सॉल्यूशन बना लिया उसके बाद वो साइडेक्स कितने दिन बाद चेंज होना चाहिए आइडियली? 14 डेज बाद, आइडियली 14 डेज बाद साइडेक्स चेंज होना चाहिए। जो साइडेक्स का सॉल्यूशन है, आप 28 डेज जो बोल रहे हैं वो एक्टिवेटेड सॉल्यूशन 28 डेज तक रख सकते हैं। अगर एक्टिवेट करने के बाद उसको 28 दिन तक रख सकते हैं, बट एक बार उसमें हमने सारे आर्टिकल्स डाल दिए उसके बाद जो साइडेक्स सॉल्यूशन है वो 14 डेज के बाद चेंज होना है। फ्रिज क्लीन करवाना है वंस में, वीक में एक बार। ये भी सिस्टर इंचार्ज को इंश्योर करना है कि हफ्ते में एक बार क्लीन हो रहा है या नहीं। ऑटोक्लेव्ड आर्टिकल्स, IV फ्लूइड बॉटल्स विद डेट्स, अगर कोई IV फ्लूइड बॉटल्स ओपन है तो उसमें डेट डालकर रखनी है। अम्बू बैग विद डेट, ह्यूमिडिफायर्ड विद डिस्टिल वाटर, सक्शन चैम्बर्स रोज क्लीन हो रहे हैं या नहीं, एंड इन्फ्यूजन पंप्स रोज वाइप हो रहे हैं या नहीं। हमें एज अ स्टाफ नर्स, एज अ बेड साइड नर्स क्या क्या इंश्योर करना है? फीडिंग इंश्योर करनी है, जो फीडिंग यूटेंसिल्स हैं वो जो रोज क्लीन हो रहे हैं नहीं, उनको 10 मिनट तक बॉईल किया जा रहा है या नहीं। जो जिस वार्मर पर हमारा असाइन पेशेंट है वो वार्मर क्लीन हुआ है या नहीं। उसको बच्चे को जो इन्फ्यूजन पंप यूज हो रहे हैं वो वाइप हुए हैं या नहीं। जो सक्शन बॉटल्स हैं, सक्शन ट्यूब है जो बच्चे को यूज हो रही है वो क्लीन हुई है या नहीं। वेस्ट बकेट्स जो हैं जो बच्चे के बेड साइड पर रखी हुई हैं वो क्लीन है या नहीं। वेइंग स्केल रोज वाइप हो रहा है या नहीं। इमरजेंसी ट्रे, हमें जो हमारी असाइन बच्चे की इमरजेंसी ट्रे है वो रोज चेक करनी है, उसमें कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन तो नहीं है, उसमें जो एम्बू बैग है वो क्लीन्ड है,
वो वर्किंग है, लेरिंजोस्कोप वर्किंग है या नहीं, वो क्लीन्ड है, ऑटोक्लेव्ड है या नहीं, आई मीन प्रॉपरली क्लीन्ड है या नहीं, और ड्रग्स। चीटल फोर्सेप्स रोज ऑटोक्लेव हुआ है, रोज ऑटोक्लेव हुआ है या नहीं, ये भी हमें इंश्योर करना है। जो भी आईवी फ्लूइड्स बॉटल हैं उनको डेट के साथ इंश्योर करना है। ड्रम जिसमें गॉज पीस और कॉटन पैड्स हम भेजते हैं, ये इंश्योर करना है। डिस्टिल वाटर, जो O2 चैम्बर में डिस्टिल वाटर डालकर रखते हैं, अगर वो यूज में है तो वो रोज सुबह चेंज हुआ है या नहीं। देन कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हैंड हाइजीन फॉलो करना है। एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक यूज करके ही, 3 स्वैप टेक्निक यूज करके ही कोई भी प्रोसीजर करना है। अगर आईवी कैनुलेशन है, जो हमारा प्रोसीजर है, वो भी हमें ANTT फॉलो करके ही करना है। और कोई भी प्रोसीजर करने में, सक्शन या आईवी कैनुलेशन के टाइम पर भी 2 हेल्थ केयर पर्सनल्स होने चाहिए, एक जो प्रोसीजर कर रहा है और एक उसको असिस्ट करने के लिए। CSSD के लिए ट्रेस भेजनी है, जो प्रोसीजर ट्रेस हैं उनको रोज CSSD के लिए भेजना है। वेंटिलेटर सर्किट्स हैं जो CSSD के लिए जा सकते हैं, उनको रोज CSSD के लिए भेजना है। जो क्लोथिंग्स हैं बच्चों की, जो बेडशीट्स हैं या जो कट शीट्स हैं, उनको रोज, जो हैंड टॉवल्स हैं उनको भी रोज CSSD के लिए भेजना है। फ्यूमिगेशन, 3 महीने में एक बार NICU का फ्यूमिगेशन करवा सकते हैं। फ्यूमिगेशन करवाने के लिए ये सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि हमारे पास एक और स्पेस होना चाहिए जिसमें जो फ्यूमिगेशन के टाइम पे जो बच्चे NICU में एडमिटेड हैं उन्हें शिफ्ट किया जाना चाहिए। और वो स्पेस ऐसा होना चाहिए जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन और सक्शन सप्लाई हो, जिसमें मॉनिटर्स हो। अगर मतलब वॉल माउंटेड नहीं भी हैं तो एटलीस्ट इतनी जगह होनी चाहिए कि उसमें पोर्टेबल मॉनिटर्स रख सकें, और एम्पल स्पेस होना चाहिए वार्मर्स और इंक्यूबेटर्स रखने के लिए। अगर आपके पास ऐसा स्पेस है तो सबसे पहले बच्चों को सेफली उस स्पेस में शिफ्ट करना है जो पहले से क्लीन है, जो पहले से फ्यूमिगेटेड है, बंद है, उसमें बच्चों को शिफ्ट करना है। उसके बाद जो जितने भी जो NICU है जो हमें फ्यूमिगेट कराना है, उसको पहले डीप क्लीनिंग करानी है उसकी, लाइक उसकी वॉल्स क्लीन करानी है, उसका फ्लोर क्लीन करवाना है, उसके जो AC वेंट्स हैं वो वाइप करवाने हैं। उसके बाद ये सब डीप क्लीनिंग कराने के बाद हम NICU को सील कर देंगे। NICU में कोई स्पेस, जो डोर्स हैं उनको भी अच्छे से सील कर देंगे, अगर कोई होल भी है तो उसमें भी एक सेलो टेप लगाकर चिपका देंगे। फिर जो फ्यूमिगेशन मशीन है, फ्यूमिगेशन के लिए जो यूज करते हैं वो इकोशील्ड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 11% प्लस 0.01% सिल्वर नाइट्रेट। इस सॉल्यूशन के साथ 200 ml of EcoShield in 800 ml of water is used for fumigation। इस सॉल्यूशन के को बॉयलर में डालकर NICU बंद कर कर, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बंद कर कर, AC ऑफ कर कर, फ्रिज ऑफ कर कर, जितने भी वार्मर्स हैं ऑफ कर कर बाहर आ जाएंगे। ये मशीन ऑन करने से पहले जो मेन सप्लाई है NICU का उसको ऑफ कर देंगे, ये मशीन ऑन कर देंगे। फ्यूमिगेशन के एटलीस्ट 12 to 24 आवर्स बाद ही NICU खोलना है, और NICU में बच्चों को शिफ्ट करने से के एटलीस्ट 2 घंटे पहले जितनी जो भी हमारा सेंट्रल AC है उसको ऑन करवाना है। अगर कोई आउटब्रेक हुआ है NICU में, कोई भी आउटब्रेक हुआ है किसी इन्फेक्शन का, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हैंड हाइजीन फॉलो करना है, स्टाफ एंड कॉट स्पेसिंग करेंगे। जो ज़्यादा इन्फेक्टेड बच्चा है उसको उसके लिए एक सेपरेट स्टाफ होना चाहिए। अगर जो ज़्यादा इन्फेक्टेड बच्चा है और जो कम इन्फेक्टेड बच्चा है उसके बीच में प्रॉपर कॉट स्पेस होना चाहिए। इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग और डिकंटामिनेशन करेंगे। वो जो पूरा अनस्टेराइल एरिया हो गया है, जो पूरा कंटामिनेट हो गया है एरिया, उसको डिकंटामिनेट करेंगे और पेशेंट मैनेजमेंट करेंगे। वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपरली, वेस्ट को प्रॉपरली सेग्रीगेट करके ही वेस्ट डिस्पोजल करना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करके ही प्रॉपरली वेस्ट डिस्कार्ड करना है। और जो ये जो डस्टबिन्स हैं, इनको ये इंश्योर करना है कि इनको रोज वॉश करवाना है। वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए जो हमारा ब्लैक बिन है उसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल वेस्ट डालते हैं। सॉलिड रेड बिन में सॉलिड वेस्ट, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग एंड पॉपकास्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट गोज इनटू प्लासेंटा, लाइक प्लासेंटा पैथोलॉजी वेस्ट एंड बॉडी पार्ट्स गोज इनटू येलो बिन। Syringes, gloves and plastic waste goes into blue plastic container, and sharp needles and
जो टूटे हुए वायल्स हैं, दैट गोज इनटू ट्रांसपेरेंट कंटेनर। उसके बाद अगर कोई भी नया स्टाफ या कोई न्यू रेजिडेंट NICU में आ रहा है, उसकी एजुकेशनल ट्रेनिंग करनी है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। जो भी ड्रग प्रिपरेशन एरिया है या जहाँ पर हम जो हमारी इमरजेंसी ट्रॉली है उन पर पोस्टर्स लगा सकते हैं, ताकि जो नया स्टाफ आया है वो उन पोस्टर्स को देखकर प्रॉपर एसेप्सिस प्रैक्टिसेस फॉलो कर सारा काम कर सके। सो इस के जो आज के इस टॉक के जो टेक होम मैसेजेस हैं, फर्स्ट सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन फॉर एसेप्सिस इज हैंड हाइजीन। Rinsing hands with alcohol is not a substitute for proper hand washing. Practice ENTT during every procedure. Every healthcare person must know when and how to disinfect an ICU, and no waste should be disposed without segregation. So an ounce of prevention is worth a pound of cure. Thank you.